कहानी हमें ऐसे दौर में ले जाती है जब पूरी दुनिया पर काली ताकतों का साया फैलने वाला होता है। तभी एक बच्ची जन्म लेती है जिसका नाम एलोरा रखा जाता है। कहा जाता है कि यही बच्ची बड़ी होकर पूरी दुनिया को तबाही से बचाएगी। लेकिन जैसे ही ये भविष्यवाणी काली ताकतों की देवी इन्हीं तक पहुंचती है, वो एलोरा को खत्म करने के लिए अपनी भयानक फौज उसके पीछे लगा देती है। हालात इतने खतरनाक हो जाते हैं कि एक बौना जादूगर और एक चोर मिलकर किसी तरह एलोरा की जान बचाते हैं। उसे हर खतरे से दूर रखने के लिए उसकी पहचान तक बदल दी जाती है, यहाँ तक कि खुद एलोरा को भी नहीं पता होता कि वो असल में कौन है। इसके बाद कहानी हमें महल के अंदर ले जाती है, जहाँ प्रिंसेस किट अपनी दोस्त के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। लड़ते लड़ते वो सोच में पड़ जाती है कि महल की दीवारों के बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी। तभी कुछ सिपाही वहाँ आकर बताते हैं कि शाम को होने वाली पार्टी में उसका शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीधे महारानी का हुक्म है। फिर हम प्रिंस को देखते हैं जो अपनी खास दोस्त के साथ वक्त बिता रहा होता है। वो उससे प्यार भरी बातें करता है और जीने मरने की कस्में खाता है, जबकि वो लड़की उसी महल में खाना बनाने का काम करती है। तभी वहाँ भी एक सिपाही आता है और प्रिंस को याद दिलाता है कि उसे भी शाम की पार्टी में जरूर पहुंचना है। शाम होते ही महल रोशनी और खुशियों से भर जाता है। सब लोग जश्न मना रहे होते हैं कि तभी रानी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। वो ऐलान करती है कि आज पूरे 200 साल हो चुके हैं जब उनका शहर दूसरी नगरी की जालिम रानी के जुल्मों से आजाद हुआ था। तभी से दोनों शहरों के बीच अमन और शांति कायम है और अब वो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। इसी खुशी के मौके पर रानी ये भी बताती है कि वो अपनी बेटी किट की शादी दूसरी नगरी के राजा ग्रेटन से करने जा रही है। इस शादी का मकसद सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि दोनों शहरों को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाली हर मुसीबत का मिलकर सामना किया जा सके, जब तक कि सातों दुनियाओं की रानी एलोरा सामने नहीं आ जाती। किट की माँ यानी रानी, जो उसी चोर की पत्नी है जिसने कभी बौने जादूगर के साथ मिलकर एलोरा की जान बचाई थी, एक रात अजीब सी आवाज सुनती है। ये आवाज उसे बेचैन कर देती है और वो सीधे जेल पहुंचती है। वहाँ वो एक कैदी से मिलती है जो उसके चोर पति का पुराना दोस्त होता है। कैदी रानी से कहता है कि आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। इस पर रानी भारी दिल से जवाब देती है कि वो ये सब अपने लोगों के लिए कर रही है, क्योंकि जब तक एलोरा सामने नहीं आती दोनों शहरों का एक होकर रहना जरूरी है। उधर किट वाकई इस शादी से खुश नहीं होती। वो अपना भेष बदलकर अपनी दोस्त के पास पहुंचती है और साफ कह देती है कि वो प्रिंस ग्रेटन से शादी नहीं करना चाहती, उसे वो पसंद ही नहीं है। किट अपनी दोस्त से कहती है कि वो महल छोड़कर भाग रही है और चाहती है कि उसकी दोस्त भी साथ चले। पहले तो वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो अपनी रानी के साथ धोखा नहीं कर सकती, लेकिन दोस्ती के आगे आखिरकार वो भी मान जाती है। इसी बीच महल के बाहर अजीब से मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगते हैं। उनमें से एक ऐसा होता है जो फूंक मारते ही पूरे इलाके में घना कोहरा फैला देता है। अचानक पूरा महल धुंध में डूब जाता है। गार्ड्स घबरा जाते हैं कि ये कोहरा अचानक कहाँ से आ गया। अभी वो समझ ही रहे होते हैं कि तभी मॉन्स्टर्स जोरदार हमला बोल देते हैं। किट और उसकी दोस्त भी तलवारें लेकर बाहर निकलती हैं और उनसे लड़ने लगती हैं, लेकिन कोहरे की वजह से न उन्हें दुश्मन ठीक से दिख रहे होते हैं और न ही मॉन्स्टर्स को ये पता चल पा रहा होता है कि वार कहाँ से आ रहा है। बस अंधाधुंध तलवारें चल रही होती हैं। जैसे ही हमले की खबर रानी तक पहुंचती है, वो बिना देर किए कैदी को आजाद कर देती है और उससे कहती है कि अब मेरे खून की रक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सुनते ही कैदी अपना हथियार उठाता है और मॉन्स्टर्स का सामना करने निकल पड़ता है। तभी एक मॉन्स्टर अपनी रॉड में काली ताकत का जादू भरकर उसे घुमाता है और रानी के सबसे बहादुर सिपाही पर हमला कर देता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। उधर किट का भाई यानी प्रिंस अपनी दोस्त से शादी की बात कर ही रहा होता है कि उसे महल पर हुए हमले का पता चल जाता है। वो फौरन सतर्क हो जाता है और बिना वक्त गंवाए हथियार लेकर लड़ाई में कूद पड़ता है। महल के लोग पूरी ताकत से मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहे होते हैं। तलवारें लगातार चल रही होती हैं, दोनों तरफ से लाशें गिर रही होती हैं। ये मॉन्स्टर्स बेहद खतरनाक होते हैं और गार्ड्स को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। आखिरकार कैदी अपनी तेज धार तलवार से एक ही वार में मॉन्स्टर्स के लीडर का बाजू काट देता है, लेकिन तभी हालात पलट जाते हैं। आसमान से एक उड़ने वाली मॉन्स्टर आती है और सबके सामने प्रिंस को पकड़कर अपने साथ उड़ जाती है। प्रिंस के अगवा होते ही पूरे महल में मातम छा जाता है। रानी समेत सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। अपने बेटे को बचाने के लिए रानी किट के साथ अपने कई सिपाहियों को भेजने का फैसला करती है, क्योंकि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। साथ ही वो कैदी से कहती है कि तुम भी इनके साथ जाओ, क्योंकि महल के आसपास के सारे रास्ते और सरहदें तुम अच्छे से जानते हो। बदले में मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगी। कैदी ये शर्त मान लेता है, लेकिन सवाल करता है कि वो उड़ने वाली मॉन्स्टर प्रिंस को लेकर गई है तो हम उसे ढूंढेंगे कैसे। इस पर रानी उसे यकीन दिलाती है कि इसकी चिंता मत करो, इस पूरे सफर में तुम्हारी मदद एक बौना जादूगर करेगा। वो नदी के उस पार रहता है, तुम सब फौरन वहाँ जाओ। वो पहले से तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने पहले ही बताया था। रवाना होने से पहले रानी किट के सामने एक ऐसा सच खोलती है जो सब कुछ बदल देता है। वो बताती है कि जिस जालिम रानी से पूरी दुनिया डरती थी वो असल में उसकी अपनी माँ थी। किट, रानी और प्रिंस तीनों उसी
इसी खून का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी रगों में भी वही खून बहता है। रानी बताती है कि वो जालिम रानी उनके और एलोरा के खून का इस्तेमाल करके फिर से जिंदा होना चाहती थी ताकि दुनिया पर दोबारा राज कर सके, क्योंकि उसकी आत्मा अभी तक भटक रही है। रानी ये भी कबूल करती है कि उसी बौने जादूगर के साथ मिलकर उसने अपनी माँ को मारा था और उसी के बाद वो खुद रानी बनी। उसकी माँ बुरी ताकतों के असर में इतनी डूब चुकी थी कि वो बुराई की देवी बन गई थी। यानी शुरुआत में जिन काली ताकतों की देवी का जिक्र हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि रानी की माँ ही थी। वो आगे बताती है कि उसका मकसद एलोरा को मारकर दूसरी काली दुनिया का दरवाजा खोलना था ताकि वहाँ की सारी बुरी ताकतें इस दुनिया में आ सकें और एंडोरा समेत पूरी दुनिया पर कब्जा कर लें। इसी तबाही को रोकने के लिए रानी ने अपनी माँ को खत्म कर दिया ताकि दुनिया बचाई जा सके। इस बड़े खुलासे के बाद सब लोग महल से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है तो वो छुप कर इंतजार करने लगते हैं। तभी वो प्रिंस की दोस्त को पकड़ लेते हैं जो कहती है कि वो भी इस सफर में साथ जाना चाहती है क्योंकि वो प्रिंस से बहुत प्यार करती है और उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब उससे पूछा जाता है कि वो क्या कर पाएगी तो वो ईमानदारी से कहती है कि वो लड़ना नहीं जानती लेकिन सफर के दौरान सबके लिए खाना बना सकती है। उसकी बात मान ली जाती है और उसे भी साथ ले लिया जाता है। इसके बाद सब लोग सरहद पार करके एक अजीब सी जगह में पहुंचते हैं। ये इलाका एक खास जादुई दीवार से घिरा होता है जिसे पुराने समय के महान जादूगरों ने बुरी ताकतों से बचाने के लिए बनाया था। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं कि तभी कुछ रहस्यमयी लोग जिन्होंने अजीब मास्क पहने होते हैं उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में एक सिपाही मारा जाता है और बाकी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो नकाबपोश कबीला लगातार उनका पीछा करता रहता है। आखिरकार सामने एक गहरी नदी आ जाती है और मजबूरी में वो लोग घोड़ों समेत नदी में कूद जाते हैं। इसी से उनकी जान बच पाती है। नदी पार करने के बाद अब वो पैदल ही आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें आने को कहा गया था। तभी उनके सामने एक बौना आता है। किट उससे कहती है कि वो यहाँ के सबसे महान जादूगर और इस जगह के लीडर से मिलना चाहती है। उसी पल उनके सामने वही महान बौना जादूगर आ जाता है जिसके बारे में रानी ने बताया था और जिसने कभी एलोरा की जान बचाई थी। किट उसे सारी बात बताती है। इस पर बौना जादूगर कहता है कि वो किट को पहले से जानता है और ये भी कि उसका भाई अभी जिंदा है। मॉन्स्टर्स उसे उठाकर क्रोन के पास ले गए हैं। क्रोन रईसल नाम की जालिम जादूगरनी की खास सेवक है। उसके पास जबरदस्त काली ताकतें हैं और वो बेहद खतरनाक है। अब वही सारे उलटे सीधे और गलत काम कर रही है ताकि उस जालिम जादूगरनी को दोबारा जिंदा किया जा सके। वो बिखरे समंदर के पार बने एक बेहद पुराने शहर में रहती है और वहीं से सारी बुराई दोबारा सिर उठाने वाली है। तभी जादूगर फौरन कहता है कि उसने पूरी दुनिया घूमी है लेकिन बिखरे समंदर जैसा कोई शहर कहीं नहीं है। जादूगर समझाता है कि वो जगह इतनी ताकतवर और खतरनाक है कि हर कोई वहाँ पहुँच ही नहीं सकता। तभी उसकी नजर प्रिंस की दोस्त पर पड़ती है। वो अचानक चौंक जाता है, उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। देखते ही देखते उसके बाजू पर एक निशान उभर आता है, बिल्कुल वही टैटू जो जन्म के वक्त एलोरा के बाजू पर था। हैरानी से जादूगर सच खोल देता है कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि जादूगरनी एलोरा है, सातों दुनियाओं की रानी जिसे काली ताकतों से इंसानियत को बचाना है। वो चेतावनी देता है कि सरहद पार करके यहाँ आना उसके लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन वो लड़की इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसे कोई गलत फहमी हुई है, वो कोई जादूगरनी नहीं बस एक साधारण लड़की है जो खाना बनाती है। मगर जादूगर यकीन के साथ कहता है कि वही असली एलोरा है। अब ये बात क्यों सच है, इसके लिए कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। जब इस जादूगर ने एलोरा की जान बचाई थी तो उसने उसे किट की माँ यानी रानी के हवाले कर दिया था ताकि वो उसकी पहचान दुनिया से छुपा कर उसकी हिफाजत कर सके। कुछ समय बाद जादूगर रानी के पास आता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है, एलोरा को वापस मुझे सौंप दो ताकि हम उसे जादू की ट्रेनिंग दे सकें। लेकिन रानी मना कर देती है। उसका कहना था कि एलोरा अब भी बच्ची है और उसे जंग और खतरों से दूर रखना ही बेहतर है। जादूगर समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग देर कर रहे हैं और दुश्मनों को हमेशा नहीं रोका जा सकता। अगर अभी उसे नहीं सिखाया गया तो उसका जादू धीरे धीरे खो सकता है। इस बात पर रानी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अभी इतना बड़ा जादूगर नहीं बना कि उसकी बेटी को ट्रेन करने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी जाए। ये सुनकर जादूगर बुरी तरह आहत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वापस मौजूदा वक्त में जादूगर सबको अपनी बस्ती ले आता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि एलोरा जिंदा है और वापस आ गई है, पूरा गाँव खुशी से झूम उठता है। सब लोग बड़े प्यार और सम्मान से उससे मिलते हैं। लेकिन असलियत ये होती है कि एलोरा को अभी जादू करना आता ही नहीं। रानी ने सालों तक उसकी पहचान छुपाकर उसे महल के किचन में काम पर रखा था, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। इधर जब रानी को पता चलता है कि एलोरा प्रिंस को बचाने के लिए भी निकल गई है तो वो बेहद परेशान हो जाती है। वो फौरन अपने सबसे बहादुर सिपाही को भेजती है ताकि वो एलोरा को पकड़कर वापस ले आए। लेकिन साफ दिखता है कि ये सिपाही मॉन्स्टर के हमले में घायल होने के बाद अंदर से बदल चुका है। उसके शरीर और हरकतों में अजीब सी तब्दीलियां आ रही होती हैं। उधर बौनों की बस्ती में एलोरा के आने की खुशी
खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है, जबकि एलोरा जादूगर से बार बार पूछ रही होती है कि वो बिखरे समंदर के पार कब जाएंगे प्रिंस को ढूंढने। जादूगर साफ कह देता है कि वो कहीं नहीं जाएगी और यहीं रहकर जादू सीखेगी। इस पर गुस्से में एलोरा कहती है कि वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, उसे प्रिंस को बचाने जाना ही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जादूगर की बेटी अपने पिता को एलोरा की वही जादुई छड़ी देती है जो उसे बचपन में मिली थी। तभी जादूगर को पता चलता है कि एलोरा गुस्से में कहीं चली गई है। वो सबको जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। उसका मानना होता है कि एलोरा ही वो एकमात्र उम्मीद है जो सबको काली ताकतों और क्रोन से बचा सकती है। कुछ ही देर में नदी के पास जादूगर को एलोरा मिल जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ जाना खतरनाक हो सकता है और उसे पहले जादू सीखने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर एलोरा एक शर्त रखती है। वो कहती है कि वो जादू सीखने को तैयार है, लेकिन तभी जब जादूगर भी उनके साथ चले, रास्ते में उसे जादू सिखाए और साथ ही प्रिंस को ढूंढने में मदद करे। थोड़ी सोच के बाद जादूगर मान जाता है। वो कहता है कि एलोरा उसके बिना प्रिंस को नहीं बचा पाएगी और वो एलोरा के बिना क्रोन को नहीं रोक सकता। आखिरकार ये लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। जाते वक्त जादूगर की बेटी अपने पिता से कहती है कि अपना ख्याल रखना, आप अब एक महान जादूगर हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और इसी भरोसे के साथ उनका अगला खतरनाक सफर शुरू हो जाता है। रास्ते में कैदी किट से एक अहम बात शेयर करता है। वो बताता है कि एलोरा के पिता भी एक महान जादूगर थे और उनके पास एक ऐसा जादुई कवच था जिसे बेहद ताकतवर माना जाता है। उसी कवच की तलाश में उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन आज तक वो उसे ढूंढ नहीं पाया। थोड़ा आगे चलकर जादूगर रुकता है और एलोरा को कुछ बीज देता है। वो उसे जमीन में दबाने को कहता है और साथ ही कुछ जादुई मंत्र पढ़ने के लिए कहता है। ये मंत्र काफी मुश्किल होते हैं और एलोरा उन्हें ठीक से बोल भी नहीं पाती। जादूगर उसे समझाता है कि बार बार अभ्यास करो। अगर तुम मंत्र याद कर पाई और इस जमीन से पौधा निकल आया तो समझ लेना कि तुमने जादू सीख लिया है। एलोरा पूरी रात अभ्यास करती रहती है। शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन उस जगह से कुछ भी नहीं उगता। निराश होकर वो जादूगर से कहती है कि उसे लगता है वो कोई जादूगरनी नहीं है। ये सुनते ही जादूगर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अगर वो इतनी सी पंक्ति भी याद नहीं कर पा रही तो उस खतरनाक जादुई शहर में कैसे टिक पाएगी जहाँ उसे बड़े बड़े मंत्र बोलने होंगे। डांट से एलोरा को भी गुस्सा आ जाता है और वो सबको छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अकेले में जाकर वो फिर से अभ्यास करने लगती है। तभी वहाँ रानी का भेजा हुआ बहादुर सिपाही पहुँचता है। वो एलोरा को बेहोश कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि उसी जगह से वेरिस रोड नाम का पौधा उग आता है। इसका मतलब साफ होता है कि एलोरा ने जादू सीख लिया था। इस सबसे बेखबर कैदी रेड अपनी कहानी सुनाने लगता है। वो उस जादुई कवच और उसकी चाबी की दास्तान सुनाता है जो सिर्फ उसी इंसान को मिल सकती है जो उसके लायक हो। लेकिन किट बीच में ही कह देती है कि ये कहानी बहुत बोरिंग है और उससे अपने पिता के बारे में बताने को कहती है, क्योंकि वो उनके दोस्त रहे हैं और उन्हें अच्छी तरह जानते होंगे। उनकी बातों के बीच ही जादूगर वहां पहुंच जाता है और घबराकर पूछता है कि एलोरा कहाँ है। जब काफी ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता तो सब लोग उसे तलाश करने निकल पड़ते हैं। उधर किट की दोस्त अपनी आंखों से देख चुकी होती है कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को बेहोश करके ले जा रहा है। वो उसे रोककर पूछती है कि वो क्या कर रहा है। सिपाही जवाब देता है कि उसे ये काम रानी ने सौंपा है, लेकिन वो समझ जाती है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। तभी बाकी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें देखते ही वो सिपाही, जो खुद भी काली ताकतों के असर में आ चुका होता है, अपने साथियों को अपने काबू में कर लेता है और किटव उसके ग्रुप पर हमला कर देता है। दोनों तरफ से जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है और कोई भी किसी पर भारी नहीं पड़ पाता। इसी अफरा तफरी के बीच ग्रेटन एलोरा को आजाद कर लेता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उससे लगाव महसूस करने लगा होता है। एलोरा को बचाने के लिए जादूगर एक चाल चलता है। वो फौरन एक बम फेंकता है, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। धमाके के साथ ही एलोरा, बहादुर सिपाही और उसके साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जादूगर और बाकी सब लोग उनके पीछे बढ़ते हैं, एलोरा को ढूंढने और उसे हर हाल में बचाने के लिए। थोड़ा आगे बढ़ते ही आसमान पर काले बादल घिर आते हैं और तभी उनके ऊपर एक डरावना संदेश उभरता है, जिसमें लिखा होता है कि काली ताकतों के लोग एलोरा की आत्मा को कैद करना चाहते हैं। हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। आगे जाकर उन्हें दो अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को लेकर किस रास्ते से गया है। मजबूरी में सब लोग दो दो की टीम बनाकर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में किट कैदी से पूछती है कि वो उसके पिता के साथ रहा है, फिर भी उनके बारे में ज्यादा कुछ क्यों नहीं बताता। तब कैदी खुलकर बताता है कि सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि किट के पिता भी उस जादुई कवच की तलाश में थे। वजह ये थी कि उसी कवच की मदद से जालिम जादूगरनी और काली ताकतों को इस दुनिया में आने से रोका जा सकता था। यहाँ तक कि ग्रहों के रास्ते भी बंद किए जा सकते थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें खंडहर का एक दरवाजा दिखाई देता है। अंदर जाते ही वहाँ एक पुराना कुआं होता है। बिना कुछ सोचे कैदी
सीधे उस कुएं में कूद पड़ता है। कुछ देर बाद वो बाहर निकलता है और उसके हाथ में जादुई कवच की चाबी होती है। उसकी जिंदगी की एक बड़ी तलाश आखिरकार पूरी हो चुकी होती है। वो बिना वक्त गंवाए बाहर आता है, किट का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। किट उससे पूछती है कि कुएं में क्या मिला, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। उधर बहादुर सिपाही एलोरा को पहाड़ के उस पार ले जाने वाला ही होता है कि तभी ग्रेटन और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। ग्रेटन गुस्से में एक पत्थर उठाकर सिपाही के सिर पर मारता है और एलोरा से दूर रहने की चेतावनी देता है। इसके साथ ही वहाँ जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो जाती है। इसी दौरान एक दीवार तोड़ते हुए किट और कैदी भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। बहादुर सिपाही अपनी काली ताकतों से भरी तलवार से ग्रेटन पर जोरदार हमला करता है, जिससे ग्रेटन बुरी तरह घायल हो जाता है। हालात तब और बिगड़ने ही वाले होते हैं कि तभी बौना जादूगर अपनी जादुई छड़ी जमीन पर पूरी ताकत से मारता है। उस वार के साथ ही बहादुर सिपाही और उसके साथियों के शरीर से सारी काली ताकतें बाहर निकल जाती हैं। काली ताकतें निकलते ही बहादुर सिपाही तड़पने लगता है। अब वो होश में आ चुका होता है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब होती है। वो किट की दोस्त से कहता है कि अब से एलोरा का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा, क्योंकि उसका वक्त आ चुका है। वो उससे आखिरी एहसान मांगता है कि उसे इस दर्द भरी जिंदगी से आजाद कर दे। ये सुनकर किट की दोस्त रो पड़ती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। आखिर उसी सिपाही ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर उसके दर्द को खत्म करने के लिए दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। भारी मन से वो तलवार उठाती है और एक ही वार में उसे मौत दे देती है। उसके बाद सब लोग अपने गिरे हुए साथियों को वहीं दफन करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ग्रेटन वहीं कमजोर होकर गिर पड़ता है। हमले में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका होता है और ये साफ दिखाई देता है कि काली ताकतें अब जल्द ही उसे भी अपने कब्जे में लेने वाली हैं। आगे बढ़ते हुए जादूगर को एक ऐसी जगह दिखाई देती है जो कई सालों से गायब मानी जा रही थी। ये कोई आम महल नहीं होता, बल्कि वही महल होता है जो कभी जालिम रानी का था, यानी किट की नानी का। सब लोग उसी महल के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचते ही जादूगर ग्रेटन को बांध देता है ताकि उसके अंदर की काली ताकतें किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ग्रेटन टूटे हुए अंदाज में कहता है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और अगर यही सही रास्ता है तो उसे मार दिया जाए। किट तो पहले ही उससे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो भी उसे खत्म करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जादूगर बीच में रोक देता है। वो कहता है कि अभी रुको और लाइब्रेरी से एक पुरानी किताब लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि काली ताकतों को इंसान के अंदर से कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए खास सामान चाहिए होता है। वो सबको पूरे महल में वो सामान ढूंढने भेज देता है, साथ ही सख्त हिदायत देता है कि कोई भी महल के मीनार के पास न जाए। खुद वो ग्रेटन को बचाने की तैयारी में लग जाता है। जैसे ही वो ग्रेटन की शर्ट खोलता है, उसके जिस्म पर अजीब और डरावने निशान दिखाई देते हैं जो धीरे धीरे फैल रहे होते हैं। इन निशानों के बारे में न जादूगर को कुछ पता होता है और न ही ग्रेटन को। जादूगर उन निशानों पर पानी डालता है, मंत्र पढ़ता है और जड़ी बूटियों का लेप लगाता है। ग्रेटन दर्द से तड़पने लगता है। इसी बीच एलोरा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसका पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे एक डरावना दृश्य दिखाई देता है। उसे लगता है जैसे उसकी माँ मर रही है। ये ख्याल उसे अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन जब वो होश में आती है और वापस कमरे में जाती है तो देखती है कि ग्रेटन अब बिल्कुल ठीक है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। एलोरा को बताया जाता है कि सब लोग महल के मीनार की तरफ गए हैं और जादूगर ने उसे भी वहाँ बुलाया है। वो जैसे ही मीनार पर पहुँचती है, हालात अचानक बदल जाते हैं। ग्रेटन पूरी तरह शैतानी रूप में बदल जाता है। ये देखकर एलोरा घबरा जाती है और भागने की कोशिश करती है। तभी जादूगर भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन ग्रेटन उस पर एक भारी पत्थर फेंक देता है। किस्मत से जादूगर वक्त रहते साइड में हट जाता है और उसकी जान बच जाती है। ग्रेटन के अंदर की बुरी आत्मा एलोरा से कहती है कि जालिम रानी अपनी ही गलती की वजह से मारी गई थी और जो काम वो नहीं कर पाई अब वो पूरा करेगी। इतना कहते ही वो एलोरा को अपने कब्जे में लेकर हवा में उठा लेता है और मीनार के ऊपर काली दुनिया का रास्ता खोलने लगता है। जादूगर फिर से अपनी जादुई छड़ी उठाकर ग्रेटन पर हमला करता है, जिससे वो दूर जाकर गिर पड़ता है। वो एलोरा से कहता है कि वही अकेली है जो ग्रेटन को बचा सकती है, क्योंकि वही 7 दुनियाओं की जादूगरनी रानी है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीना पड़ेगा। ये सुनकर एलोरा हिम्मत जुटाती है, ग्रेटन के पास जाती है और उसके मुंह से काली ताकतों और बुरी आत्मा को अपने अंदर खींचने लगती है। उसकी इस कुर्बानी से ग्रेटन पूरी तरह ठीक हो जाता है और फौरन होश में आ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जिन्होंने किट के भाई प्रिंस को कैद कर रखा था। वो झुंड बनाकर इन पर हमला कर देते हैं। जादूगर अपनी छोटी सी जादुई डिवाइस से आग पैदा करता है और सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। जान बचाकर सब लोग एक जगह छुप जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स बहुत चालाक होते हैं और वहाँ भी पहुँच जाते हैं। मजबूरी में सब जंगल की तरफ भागते हैं जहाँ मॉन्स्टर्स नहीं आ सकते। एक बार फिर उनकी जान बच जाती है। कुछ देर बाद एक सुरक्षित जगह पर जादूगर फिर से एलोरा को जादू सिखाने लगता है। तभी एक कबीला उन्हें पकड़ लेता है और अपने ठिकाने पर ले जाता है। किट कबीले के लीडर के सामने जाकर कहती है कि उसके भाई को
क्रोन ने कैद कर रखा है और उसे बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन उसकी बात सुनकर पूरा कबीला हंसने लगता है। वो सबको अलग अलग जगहों पर कैद कर देते हैं। किट और एलोरा को साथ में रखा जाता है। किट परेशान होकर कहती है कि उसे अपने दोस्त की चिंता हो रही है, क्योंकि उसे सबसे अलग बंदी बनाया गया है और कहीं उसे मार न दिया जाए। एलोरा उसे दिलासा देती है और अपनी जादुई छड़ी दिखाते हुए कहती है कि ये छड़ी उसने विलो जादूगर से चुरा ली थी, इसी की मदद से वो यहाँ से निकल सकती है। आगे बढ़ते हुए जादूगर को एक छोटा सा घर दिखाई देता है जिसमें बहुत ही नन्हे लोग रहते होते हैं। उनका कद इतना छोटा होता है कि मुश्किल से एक हाथ जितना। इन्हीं में से जादूगर का एक पुराना छोटा दोस्त उसे मिलता है जो चुपचाप उसे एक नक्शा देता है। उसी नक्शे की मदद से वहाँ से भागने का रास्ता निकल सकता था। इधर एलोरा अपनी जादुई छड़ी दिखाकर बताती है कि ये वही छड़ी है जो उसने विलो जादूगर से चुरा ली थी और इसी से वो जादू की प्रैक्टिस कर रही थी। वो छड़ी उठाती है और किट के साथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कबीले के लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बार फिर एलोरा पकड़ ली जाती है। उसी वक्त कबीले की लीडर भी वहाँ पहुँच जाती है। तभी पीछे से किट की दोस्त अचानक आकर लीडर को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देती है। हालात काफी तनावपूर्ण हो जाते हैं। किसी तरह लीडर खुद को छुड़ाकर किट की दोस्त से भिड़ जाती है। लड़ते हुए उसकी नजर किट की दोस्त की गर्दन पर बने एक निशान पर पड़ती है। वो वहीं रुक जाती है और हैरानी के साथ उसे अपने टेंट में आने को कहती है। टेंट के अंदर लीडर उसे सच बताती है। वो अपनी गर्दन दिखाते हुए कहती है कि जैसा निशान तुम्हारी गर्दन पर है, बिल्कुल वैसा ही निशान मेरे पास भी है। ये निशान उनके कबीले में हर बच्चे को 100 दिन का होने पर लगाया जाता था। इसका मतलब साफ होता है कि दोनों एक ही परिवार से हैं। कबीले की लीडर बताती है कि उसकी एक बहन थी जिसे बचपन में कुछ लोग उठाकर ले गए थे और अब वो उसी को सामने देखकर पहचान गई है। लेकिन ये भावुक पल ज्यादा देर नहीं टिकता। तभी अचानक मॉन्स्टर्स वहाँ आकर फिर से हमला कर देते हैं। हालात एक बार फिर बिगड़ जाते हैं। डर के बावजूद सब लोग मिलकर उनका मुकाबला करते हैं और लड़ाई के दौरान कैदी एक मॉन्स्टर को मार गिराता है। इसके बाद कहानी प्रिंस पर शिफ्ट होती है जो खुद को एक सुनसान जगह पर पड़ा हुआ पाता है। वो वहाँ से निकलने का सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि क्रोन की होती है। उधर वो बड़े क्रिएचर्स जिन्होंने किट और जादूगर को पकड़ रखा था उन्हें अपने ठिकाने पर ले आते हैं। यहाँ एक और आदमी भी कैद होता है जो काफी सालों से वहीं बंद था। वो दोनों को देखकर कहता है कि यहाँ से कोई भी कभी आजाद नहीं हो पाया। वो बताता है कि जब उसे यहाँ लाया गया था तब उसे भी यही लगा था कि अब वो बच जाएगा, लेकिन सालों बाद भी वो यहीं फंसा हुआ है। आगे वो अपना सच बताता है कि वो एक चोर का साथी है, वही चोर जो किट के पिता के साथ रहता था। इधर कैदी और बाकी लोग किट और जादूगर की तलाश करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं। उसी दौरान बड़े क्रिएचर्स किट को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। वो जानना चाहते थे कि एलोरा कहाँ है। उसे जबरदस्ती कीड़े खिलाने की कोशिश की जाती है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि क्रोन उनकी रानी है, बहुत अच्छी है और जैसी वो समझती है असल में वैसी बिल्कुल नहीं। तभी कैदी और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही बड़े क्रिएचर्स को पता चलता है कि बाहर के लोग आ गए हैं, वो उन्हें पकड़ने निकल पड़ते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर किट खुद को, अपने पिता के पुराने चोर साथी को और जादूगर को भी आजाद कर लेती है। आगे बढ़ते हुए कैदी और उसके लोग अपने चेहरों पर मास्क पहन लेते हैं ताकि क्रिएचर्स उन्हें पहचान न सके। क्रिएचर्स उनके बिल्कुल करीब आ जाते हैं लेकिन मास्क की वजह से पहचान नहीं पाते। कैदी एलोरा और किट की दोस्त को सही जगह पर ले आता है और थोड़ी देर बाद चोर भी किट और जादूगर को लेकर वहीं पहुंच जाता है। सब एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करते हैं। इसके बाद सब मिलकर एक छुपी हुई तिजोरी खोलने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि अंदर कोई खजाना होगा। अंदर जाने से पहले उनसे 2 पहेलियां पूछी जाती हैं। सही जवाब देने पर रास्ता खुलता है, गलत जवाब पर मौत तय थी। सोच समझकर सही जवाब दिए जाते हैं और वो अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर सच में ढेर सारा खजाना होता है। वहीं एक जादुई कवच भी मिलता है जिसे कैदी अपने पास रख लेता है। रेड को वहाँ अपने पिता की तलवार दिखाई देती है। तलवार के साथ एक खास जादुई शब्द भी होता है जिसे पेड़ी अपने पास रख लेता है। अपने पिता की तलवार देखकर रेड काफी भावुक हो जाती है। वो तलवार तो उठा लेती है लेकिन साथ ही उसे अपने पिता की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो उनकी तरफ जाने लगती है मगर एलोरा वक्त रहते उसे रोक लेती है। जैसे ही ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं उनके सामने फिर से बड़े क्रिएचर्स आ जाते हैं। दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई होती है। जान बचाने के लिए सब लोग भागकर दूसरी जगह पहुंचते हैं लेकिन आगे रास्ते में नीचे गहरा पानी होता है। किट फिसलकर नीचे गिर जाती है। उसे बचाने की पूरी कोशिश की जाती है। एलोरा अपनी छड़ी से जादू भी करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जिस रास्ते से किट नीचे गिरी थी वो पूरी तरह बंद हो चुका होता है। प्रिंस उस सुनसान जगह पर फंसा हुआ था। बार बार घूमकर उसी जगह पर वापस आ जाता। वो वहीं बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसे वहीं लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बताया कि हमें यहीं मॉन्स्टर्स पकड़कर ले आए हैं। मैंने यहाँ से निकलने की कई कोशिश की लेकिन बार बार यही जगह ही सामने आ रही है। इस बीच एलोरा लगातार अपने जादू की प्रैक्टिस करती रही
और आखिरकार कामयाब हो गई। वो चलना शुरू करती है और काफी दूर आने के बाद एक झोपड़ी में पहुंचती है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी रहता था जो कहता है कि अगर उन्हें समंदर के उस पार जाना है तो वो अपनी कश्ती दे सकता है जो एक बड़े समुद्री जीव की मदद से चलती है, लेकिन इसके लिए पैसे की जरूरत होगी, जिस पर सब मान जाते हैं। उधर प्रिंस की आंख खुलती है और वो देखता है कि लड़की उसके सामने नहीं है। थोड़ी दूरी पर वो खड़ी मिली और कहती है, हमें इस पीली रास्ते के उस पार जाना चाहिए, शायद यही सही रास्ता है। प्रिंस को ये अजीब लगता है। तभी झोपड़ी पर मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। बचने के लिए ग्रेडन सबको कश्ती में बैठाता है और समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। कश्ती के पीछे समुद्री जानवर का रौद्र स्वर सुनाई देता है। मॉन्स्टर्स अभी भी पीछा कर रहे थे। एलोरा जादू करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ग्रेडन बांसुरी बजाता है और उसकी धुन के जादू से हवा में फैलकर मॉन्स्टर्स पीछे हट जाते हैं। ऐसा देखकर पता चलता है कि ग्रेडन भी जादूगर है। समंदर के पार पहुंचकर ग्रेडन समंदरी जानवर को खाना खिला रहा था और एलोरा जादू की नई तकनीकें सीख रही थी। उधर लड़की प्रिंस से अजीब बातें कर रही थी और कहती थी कि मैं तुमसे पहले यहाँ पहुंची। प्रिंस शक में पड़ता है और पूछता है, क्या तुमने मुझे यहाँ लाया? लड़की कोई जवाब नहीं देती, बस कहती है, छोड़ो, चुपचाप मेरे साथ चलो। फौरन वहाँ से भागने लगता है। जादूगर को लगता है कि उसकी बेटी खतरे में है, इसलिए वह भी जाने का फैसला करता है, लेकिन एलोरा कहती है, नहीं, यहीं रहो, हमें आपकी जरूरत है। ऊपर से सफर अभी पैदल करना था क्योंकि समंदरी जानवर बीमार हो गया था। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं सामने एक खाई आ जाती है। सब समझ जाते हैं कि रास्ता भटक गया है। किट और एलोरा नीचे खाई में कूद जाती हैं। काफी नीचे उतरकर आसपास देखती हैं और एक शहर दिखाई देता है। प्रिंस लड़की की बातों में आकर कहता है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। लड़की प्रिंस को पीले रंग का जादुई पानी पिलाती है। पानी पीते ही प्रिंस का हाव भाव पूरी तरह बदल जाता है। उसे देखकर किट और एलोरा काफी डर जाती हैं। दरअसल प्रिंस अब लड़की के कब्जे में आ गया था। पानी के जादू के प्रभाव से वह लड़की के नियंत्रण में होकर अपनी बहन और एलोरा के पास आता है। एलोरा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एलोरा हूँ? क्रोन ने जवाब दिया, मुझे क्रोन ने बताया, वो यहीं मिली। बहुत अच्छी है, जैसा कहा जाता है, बिल्कुल वैसी नहीं। यानी वह लड़की जो इतने समय से प्रिंस के पास थी वास्तव में क्रोन थी। किट तुरंत प्रिंस को समझाती है, भाई अपनी आंखें खोलो, वह सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रही है। उसे इस्तेमाल करके जालिम रानी को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। सारे लोग खाई के पास खड़े सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। प्रिंस, किट और एलोरा क्रोन के पास जाते हैं। प्रिंस कहता है कि हमें क्रोन की मदद करनी चाहिए। क्रोन उन्हें पीली रोशनी के उस पार जाने को कहती है। किट और एलोरा उसकी बात मानकर वहाँ पहुँच जाती हैं। वहाँ उन्हें किट की माँ मिलती है जो कहती है, बेटा मुझे माफ करना, मैंने सब कुछ छुपाया, सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। प्रिंस भी वहाँ था और उसकी शादी होने वाली थी। किट को सब कुछ नकली लग रहा था। बाहर ग्रेडन, किट की दोस्त और कैदी भी पहुँचते हैं, लेकिन तूफान की वजह से दरवाजे जम जाते हैं। दूसरी दुनिया में एलोरा प्रिंस को बताती है कि उसने बहुत सारे जादू सीख लिए हैं। प्रिंस उसे वही पीला पानी देता है ताकि एलोरा क्रोन की साइड में आ जाए। इसी बीच किट को अपने डैड दिखाई देते हैं और कहते हैं कि एलोरा को बचाना तुम्हारा काम है। किट जल्दी से एलोरा को देखने जाती है, लेकिन वहाँ सिर्फ क्रोन बैठी होती है और कहती है कि वह भी पीला पानी पिए ताकि उनके खानदान के लोग उसकी शक्ति में शामिल हो जाएं। शादी शुरू होने ही वाली थी कि तभी बौना जादूगर आ जाता है और एलोरा को सपने से बाहर निकाल देता है। वह सभी पत्थर बने लोगों को जिंदा करता है और क्रोन का असली भयानक रूप सामने आता है। एलोरा उससे लड़ती है जबकि कैदी और बाकी लोग मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। ग्रेडन भी आता है और अपनी जादुई छड़ी से क्रोन पर हमला करता है, लेकिन क्रोन इतनी ताकतवर थी कि उसे कोई नुकसान नहीं होता। क्रोन गुस्से में ग्रेडन को उठाकर पीली रास्ते में फेंक देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सबको दुख होता है। कैदी जादुई कवर किट को देता है, कहते हैं कि शायद ये तुम पर असर करे। एलोरा अकेले ही क्रोन से लड़ रही थी। जादूगर भी पत्थरों वाले इंसानों से लड़ रहा था जो क्रोन के सिपाही थे। एलोरा डर कर छुप जाती है। तब जादूगर उससे कहता है, तुम बहादुर हो, डर मत, क्रोन से लड़ो, अपने डर को बाहर निकालो। एलोरा अपने डर को निकालकर पूरी ताकत से क्रोन पर हमला करती है। क्रोन के सीने में छेद हो जाता है और उसका दिल जलकर राख हो जाता है। मरते मरते क्रोन अपने जवानी वाले रूप में आती है। प्रिंस उसके पास जाता है। क्रोन प्रिंस से कहती है कि अब जालिम रानी की लड़ाई तुम्हें ही लड़नी होगी और इस शेर पर तुम राज करोगे। उसी समय प्रिंस का भाई शैतान बन जाता है क्योंकि उसके अंदर क्रोन और काली ताकतें आ जाती हैं। किट जादुई कवर पहनकर एक्टिवेट करती है और उसके अंदर भी ताकतें आ जाती हैं। वह तलवार लेकर अपने शैतान भाई से लड़ती है। काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन किट अपने भाई को मारना नहीं चाहती। तभी जादूगर आता है और कहता है कि भाई अंधेरों में है, इन ताकतों से बाहर आ जाएगा। किट उन ताकतों की मदद से अपने भाई को ठीक कर देती है। प्रिंस को अपने बचपन और परिवार के साथ बिताए पलों की याद आती है और वह काली ताकतों से बाहर आ जाता है। उसका चेहरा भी सामान्य हो जाता है। ग्रीडन भी जिंदा था क्योंकि क्रोन ने उसे पीली रास्ते में फेंक दिया था और वह दूसरी दुनिया में आ गया था। उसकी आंख खुलते ही एलोरा सामने थी जो कहती है कि वह अकेली राज नहीं कर सकती, उसे ग्रीडन की मदद चाहिए। फिर सामने एक बड़ी मॉन्स्टर आर्मी दिखाई देती है। अब खुलासा होता है कि ये एलोरा नहीं बल्कि क्रोन थी जिसने एलोरा का रूप धारण किया था ताकि ग्रीडन को अपने कब्जे में कर सके। वो ग्रीडन का इस्तेमाल दुनिया पर राज करने और गलत काम करने के लिए करने वाली थी। इसके साथ ही